चलिए भाई शुरू करें आज की बातचीत। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज पर हमारी बातचीत चल रही है और लगातार मैं आपसे हर एक यूनिट पर जो भी उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर एक एक करके विधिवत बातचीत कर रहा हूं। मॉड्यूल ए पर ही हमारी अभी बातचीत चल रही है। मॉड्यूल ए पर अभी हमें आगे भी चर्चा करनी है। मॉड्यूल ए में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिखाई देगा, वो है अनक्लेम डिपॉजिट। लास्ट टू लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन भी बना था। तो आज मैं जो पूरी बात आपसे करूंगा वो अनक्लेम डिपॉजिट पर करूंगा। सेक्शन 26 बीआर एक्ट इसकी चर्चा करता है। सेक्शन 26 ए में इसके बाद डिपॉजिटरी जो है डीईएफ है ना, डिपॉजिट ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस फंड डीईएफ को स्टैब्लिश किया गया सेक्शन 26 सबसेक्शन ए के अंतर्गत। बाद में ये ऐड हुआ है। उस पर मेरी आपसे बातचीत होगी। कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी पर भी मैं आपसे चर्चा आज करने वाला हूं। तो ये मुद्दे हैं जो आज आपके साथ डिस्कशन में आने वाले हैं। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं कि अनक्लेम डिपॉजिट होता क्या है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर इत्मीनान से जो जो चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसको बहुत सुनते चलिएगा इत्मीनान से। अगर हम बीआर एक्ट का, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 26 देखते हैं, तो सेक्शन 26 बैंकों से ये कहता है कि आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। किसका रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? अनक्लेम्ड डिपॉजिट का। किसका रिटर्न फाइल करना पड़ेगा भैया? अनक्लेम्ड डिपॉजिट का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो हर बैंकों को अपने अनक्लेम, जो भी उनके पास अनक्लेम डिपॉजिट, और इस समय आरबीआई इसको लेकर बड़ा चिंतित भी है। आरबीआई अनक्लेम डिपॉजिट कम से कम बने, जो अनक्लेम डिपॉजिट है उस पर लोग क्लेम करें, अपना पैसा वापस लेकर जाए, इसके लिए बहुत सारे प्रयास आरबीआई कर रहा है। खैर, तो सेक्शन 26 बीआर एक्ट का ये कहता है कि बैंकों को अपने अनक्लेम डिपॉजिट का रिटर्न फाइल करना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। कब फाइल करना होगा? कैलेंडर ईयर के अंत में। यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि अधिनियम फाइनेंशियल ईयर की चर्चा नहीं करता है। ये कैलेंडर ईयर के अंत में फाइल होगा। कैलेंडर ईयर के समाप्त होने के 30 दिनों के अंदर, कैलेंडर ईयर आपका 31 दिसंबर को समाप्त होता है, उसके 30 दिनों के अंदर बैंकों को अपने अनक्लेम डिपॉजिट का रिटर्न आरबीआई के पास फाइल करना होगा, उसी प्रिस्क्राइब्ड मैनर में जैसा आरबीआई कहता है। बात नंबर एक। बात नंबर दो, ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट होता क्या है? अनक्लेम डिपॉजिट का मतलब है कि ऐसे डिपॉजिट्स बैंकों के पास, ऐसे इसमें बहुत सारे तरीके के डिपॉजिट, सीसी अकाउंट वगैरह, लोन, सीसी एडवांस, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सब इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे अकाउंट्स या ऐसे डिपॉजिट्स जिन पर पिछले 10 सालों से कस्टमर ने कोई क्लेम नहीं किया है, ना ही कोई डिपॉजिट हुआ है, ना ही कोई क्रेडिट उसमें किया गया है, ना ही कोई डेबिट हुआ है, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ, या ना ही कोई क्लेम किया गया है पिछले 10 सालों से, तो 10 सालों में के बाद वो अनक्लेम डिपॉजिट अनाउंस कर दिया जाता है। फिक्स डिपॉजिट के केस में एफडी जिस दिन मैच्योर होती है उसके अगले 10 साल तक अगर उस पर कोई क्लेम नहीं किया गया तो वो अनक्लेम डिपॉजिट कहलाता है। इस अनक्लेम डिपॉजिट का रिटर्न बैंकों को फाइल करना है कैलेंडर ईयर के अंत में 30 दिनों के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, ऐसा कहता है सेक्शन 26। अब यहां पहले सेक्शन 26 पर चर्चा कर लेते हैं और अनक्लेम डिपॉजिट क्या क्या, ध्यान से समझिएगा। Banks have to file a return every year on their unclaimed deposit under section 26 of BR Act 1949, जो पीछे आपसे चर्चा की। तो बैंकों को फाइल करना होगा हर साल रिटर्न अपने अनक्लेम डिपॉजिट का सेक्शन 26 के अंतर्गत। द रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ द एंड ऑफ ईच कैलेंडर ईयर। ये आपको ध्यान रखना है, 30 दिनों के अंदर फाइल करना होता है। कब? हर कैलेंडर ईयर के समाप्ति के 30 दिनों के अंदर। इन द फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड एंड शुड कवर ऑल डिपॉजिट नॉट ऑपरेटेड फॉर 10 ईयर। जिस मैनर में आरबीआई ने कहा उसी मैनर में आपको फाइल करना होगा, और इसमें आपके सारे के सारे नॉन ऑपरेटिव जो ऑपरेटेड जो आपके अकाउंट्स हैं पिछले 10 सालों से, यानी जो अनक्लेम्ड है, उन सबको शामिल करना होगा। इन द केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट द पीरियड ऑफ 10 years स्टार्ट फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द डिपॉजिट। क्लियर है? आपके एफडी के केस में ये जो आपका अनक्लेम डिपॉजिट होगा ये कब बनेगा? जब फिक्स डिपॉजिट जिस दिन मैच्योर हो रही है उसके अगले 10 साल। क्लियर है? अब यहां पर आप देखिए कि आपके अनक्लेम डिपॉजिट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो आरबीआई की जो गाइडलाइंस है 2014 की, उसके अकॉर्डिंग अनक्लेम डिपॉजिट में ये सारे ट्रांजैक्शंस आपके अनक्लेम डिपॉजिट में आएंगे अगर इन पर पिछले 10 सालों में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो। सेविंग अकाउंट जो आपके साथ मेंटेन है, फिक्स्ड एंड टर्म डिपॉजिट जो मेंटेन है, क्यूमुलेटिव रिकरिंग आरडी जिसको हम बोलते हैं, करंट डिपॉजिट अकाउंट है, अदर डिपॉजिट अकाउंट इन एनी फॉर्म और विद एनी नेम, कोई और डिपॉजिट जो किसी फॉर्म में किसी नाम से किया गया है, इसमें सीसी अकाउंट भी आते हैं, कैश क्रेडिट अकाउंट है, लोन अकाउंट है आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएट बाय द बैंक। लोन अकाउंट कब से माना जाएगा? अगर जो ड्यू अप्रोप्रिएट है, जिस दिन उसका अप्रोप्रिएशन होना था,
उस दिन से अगले 10 साल है। क्लियर है? तो ये सारे आप इनको एक बार देख लीजिए, ये सारे के सारे अकाउंट जो है आपके, ये सारे अनक्लेम डिपॉजिट में आएंगे यदि इन पर पिछले 10 साल से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया गया है। तो क्रेडिट कार्ड वगैरह का बैलेंस भी सब आता है। क्लियर है? ये सारे अकाउंट है। रुपी प्रोसीड इन फॉरेन करेंसी डिपॉजिटेड हेल्ड बाय बैंक्स आफ्टर कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी टू इन रुपी अकॉर्डिंग विद द एक्सटेंट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। तो फेमा अधिनियम के अंतर्गत भैया अगर आपने फॉरेन करेंसी को डिपॉजिट किया है या उसका कन्वर्जन फॉरेन करेंसी में हुआ है, उस पर भी पिछले 10 सालों से कोई क्लेम नहीं हुआ है, तो वो भी आपका अनक्लेम डिपॉजिट में आएगा। इसके अलावा कोई टेलीग्राफिक ट्रांसफर हुआ है, वो आउटस्टैंडिंग है, कोई मेल ट्रांसफर हुआ है, कोई डिमांड ड्राफ्ट है, कोई पे ऑर्डर है, कोई बैंकर्स चेक है, ये सबके सब इंटर बैंकिंग क्लियरिंग एडजस्टमेंट है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, एटीएम से कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, उस सब में अगर पिछले 10 साल से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो ये सारे के सारे आपके अनक्लेम डिपॉजिट में आते हैं। क्लियर है? आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है? ये सारे के सारे क्या है भैया, अनक्लेम डिपॉजिट में आते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? और इन सारे के सारे अनक्लेम डिपॉजिट का आपको रिटर्न फाइल करना है कैलेंडर ईयर के समाप्ति के 30 दिनों के अंदर, ऐसा कहता है सेक्शन 26। अब इसमें सेक्शन 26 ए जोड़ा गया। सेक्शन 26 ए 2013 में जो अमेंडमेंट है उसके माध्यम से जोड़ा गया। इसके माध्यम से, इस अमेंडमेंट के माध्यम से सेक्शन 26 ए में डीईएएफ यानी डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड की चर्चा की गई है। आपका असल में जो अनक्लेम डिपॉजिट होता है वो इसी डीईएएफ में आरबीआई ट्रांसफर करता है। द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 2013 has introduced the setting up of a depositor education and awareness fund under section 26 subsection A to take over inoperative deposit account which have not been claimed or operated for period of 10 year or more। क्लियर है? तो आपका जो भी इनऑपरेटिव अकाउंट है जिस पर जो अनक्लेम डिपॉजिट है उसको टेक ओवर करने के लिए, उसको लेने के लिए ये डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड की स्थापना की गई थी। अब यहां पर आपको कितने दिनों में ट्रांसफर कर देना है? विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 10 ईयर। जब आपका वो 10 साल पूरा हो रहा है, यानी जब वो अनक्लेम डिपॉजिट बन रहा है, उसके 3 महीनों के अंदर अंदर आपको ये जो अमाउंट है वो डीईएएफ में ट्रांसफर करना आवश्यक हो जाता है। तो ये तो आपका सेक्शन 26 और सेक्शन 26 ए सबसेक्शन ए के बारे में है, अनक्लेम डिपॉजिट और डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के बारे में। अब है जो दूसरा मुद्दा जो आज हमें डिस्कस करना है वो है कॉल, नोटिस और टर्म मनी। पहले हम समझते हैं कॉल, नोटिस और टर्म मनी होता क्या है। देखिए, कॉल, नोटिस और टर्म मनी यानी ये बेसिकली इसको हम कॉल मनी मार्केट के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्लियर है? ये किसका टूल है? ये मनी मार्केट का टूल है। ये किसका टूल है भैया? ये मनी मार्केट का टूल है। मनी मार्केट के अंतर्गत ही ये आता है कॉल मनी मार्केट। इसी के अंतर्गत क्या है भैया? कॉल मनी मार्केट है। इसी के अंतर्गत आता है कॉल मनी मार्केट। इसी के अंतर्गत है कॉल मनी मार्केट। इसी के अंतर्गत है कॉल मनी मार्केट। अब कॉल मनी मार्केट में 3 तरीके के ट्रांजेक्शन शामिल होते हैं। कॉल मनी मार्केट में भैया 3 तरीके के ट्रांजेक्शन शामिल होते हैं। कौन कौन से 3 तरीके के हैं? अगर ट्रांजेक्शन 1 दिन का हुआ है ना, यानी ओनली फॉर 1 डे अगर है या 24 घंटे के लिए, तो इसे हम कॉल मनी कहते हैं। पहले इस डायग्राम को समझिए, तब आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अगर ये अभी किसके किसके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप समझिए, अगर ट्रांजेक्शन 1 दिन का है तो कॉल मनी। अगर ट्रांजेक्शन है 2 डेज टू 14 डेज, तो इसको हम कहते हैं नोटिस मनी। इसको हम क्या कहते हैं भैया? नोटिस मनी। और अगर ट्रांजैक्शन मोर देन 14 डेज है, 14 डेज से लेकर अप टू 365 डेज, तो इसे हम कहते हैं टर्म मनी। क्या कहते हैं बाबू? इसे हम कहते हैं टर्म मनी। कॉल मनी मार्केट को कई बार इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है। कई बार इसको क्या है भैया? इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन के नाम से भी जानते हैं। इस डायग्राम को ठीक से समझिएगा, समझ लेंगे तो काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक है जी, पढ़ लिया भैया? अब देखो इस डायग्राम को समझो क्या है। देखिए, मनी मार्केट में या बैंकों के पास 2 तरीके के ऑप्शंस होते हैं मार्केट से फंड रेज करने के। क्लियर है? एक होता है वो सिक्योरिटी के माध्यम से फंड रेज कर सकते हैं, यानी वो मार्केट में जो सिक्योरिटीज जो है आती हैं, जो मनी मार्केट के सिक्योरिटीज है उनको जारी कर सकते हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक जारी कर सकते हैं। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कॉमर्शियल पेपर्स जारी करते हैं।
आरबीआई मार्केट के अंदर ट्रेजरी बिल्स जारी करता है, ये सब मनी मार्केट की शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज होती हैं। तो एक तो रास्ता ये है बैंकों के पास कि वो सिक्योरिटी के माध्यम से फंड रेज कर सकते हैं। दूसरा है, अगर बैंक सिक्योरिटी के माध्यम से फंड रेज नहीं करना चाहते तो वो तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में चला जाता है। दूसरा तरीका, अगर बैंक सिक्योरिटी के माध्यम से फंड रेज नहीं करती हैं तो उनके पास एक और ऑप्शन होता है कि वो दूसरे बैंक से बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के फंड रेज कर सकते हैं। उस मार्केट को जिसमें किसी कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम कहते हैं कॉल मनी मार्केट। जैसे अगर एक बैंक दूसरे बैंक से बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के फंड रख रहे हैं, नहीं उसे कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ रही, उसे फंड मिल जा रहा है, तो उस बाजार को, उस प्रक्रिया को हम कॉल मनी मार्केट के अंतर्गत रखते हैं। इसीलिए कई बार हम इसको इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें खाली बैंक ही शामिल होते हैं, इसमें प्राइमरी डीलर भी शामिल होते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका उपयोग बैंक्स करते हैं, इसलिए इसको हम इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन के नाम से जानते हैं। अब अगर एक इंस्टीट्यूट यानी एक बैंक दूसरे बैंक से सिर्फ एक दिन का पैसा लेता है विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी तो कॉल मनी, 2 दिन से 14 दिन का पैसा लेता है तो नोटिस मनी, 14 दिन से ऊपर यानी 15 दिन से लेकर 365 दिन तक का पैसा लेता है तो टर्म मनी। टर्म मनी का उपयोग बहुत ज्यादा नहीं किया जाता है, इन दोनों का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। और वैसे भी 365 दिन तक बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के कोई बैंक फंड रेज करता भी नहीं है। अमूमन अगर वो जाता भी तो मैक्सिमम प्रैक्टिकली वो 90 डेज का जाता है, लेकिन आपका आंसर थ्योरी बनेगा और थ्योरी है 365 डेज। तो मनी मार्केट क्या है, कॉल मनी मार्केट क्या है, ये बात समझ में आ गया। अब देखिए कॉल मनी मार्केट में आरबीआई का जो डायरेक्शन है 2021 का, उसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं बोरोअर और लेंडर दोनों के रूप में। तो मनी मार्केट बोथ क्या है, देखिए आरबीआई वाइड मास्टर डायरेक्शन डेटेड 1 अप्रैल 2021 हैज परमिटेड द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स टू पार्टिसिपेट इन कॉल नोटिस एंड टर्म मनी मार्केट बोथ एज बोरोअर एंड लेंडर। तो ये सारे बोरोअर लेंडर दोनों के रूप में शामिल होते हैं। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, सारे बैंक इसमें आते हैं। पेमेंट बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आरआरबीज हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सेंट्रल या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जिनको कहते हैं वो भी शामिल हैं, और प्राइमरी डीलर्स भी इसमें शामिल होते हैं। ये सब इसमें पार्टिसिपेंट्स के रूप में शामिल होते हैं। अभी कितना पैसा ले सकते हैं इसको आपको ध्यान से समझना है, ये आप ठीक से देखिएगा। देखिए अगर हम बात करें शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स की, जिसमें आपका एसएफबी यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक भी शामिल है, वो कितना ले सकते हैं। अगर हम ये पूछा जा सकता है भैया आपके एग्जाम में, इसको ध्यान से, अगर हम कॉल और नोटिस मनी की बात करें तो कॉल मनी और नोटिस मनी में अगर हम बात करें उनके कैपिटल फंड्स का, ध्यान से एक बात को समझिएगा, कॉल मनी की बात सबसे ऊपर है, नोटिस मनी के इसके बाद है। तो कॉल मनी में जो भी उनका कैपिटल फंड है, जो डेली एवरेज बेसिस पर लिया जाएगा और इसको कंसीडर किया जाता है फोर्टनाइट पर, यानी जो रिपोर्टिंग फोर्टनाइट होता है फ्राइडे को, उसके आधार पर आप 100% ले सकते हैं। नोटिस मनी 120% है, आपका कैपिटल फंड का 120% आप ले सकते हैं, किसी भी दिन को आप, मतलब किसी भी दिन को आप कंसीडर करके ले सकते हैं, जबकि ये डेली एवरेज बैलेंस लिया जाता है, लेकिन लिया जाता है फोर्टनाइट के आधार पर। ठीक हो गया। टर्म मनी में आप कितना ले सकते हैं, ये आपका इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, जो आपका बैंक का इंटरनल बोर्ड है, वो लिमिट तय करेगा। ये बात है आपका शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के लिए। पेमेंट बैंक और आरआरबीज की हम बात करें तो वो आते हैं टर्म मनी में, कोई ऐसा मैक्सिमम लिमिट या बोर्ड अप्रूवल नहीं है, उनके लिए ये 2 लिमिट तय की गई है। क्लियर है, जो आपने ऊपर इसको समझा है। कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए आते हैं तो कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी तीनों के लिए उनका 2% वो ले सकते हैं पिछले फाइनेंशियल, 2% किसका है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो उनका कुल एग्रीगेट डिपॉजिट था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो उसका उनका कुल एग्रीगेट डिपॉजिट था, उसका मैक्सिमम 2% तक वो ले सकते हैं कॉल, नोटिस और टर्म मनी में। प्राइमरी डीलर्स के लिए भैया क्या है, प्राइमरी डीलर्स के लिए उनकी जो नेट ओन फंड है, यानी और वो भी पिछले फाइनेंशियल ईयर का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो उनका नेट ओन्ड फंड है उसका 225% ले सकते हैं। तो 2 to 5% ऑफ नेट ओन्ड फंड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ऑन अ डेली एवरेज बेसिस इन अ रिपोर्टिंग फोर्टनाइट। तो जब आपका फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो रहा था, उस फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने के जब फाइनेंशियल जो समाप्ति का मंथ है, उसमें जो एवरेज डेली बैलेंस होगा उसका रिपोर्टिंग फोर्टनाइट जो फ्राइडे होता है, उसको कंसीडर करके 225% तक ले सकते हैं। और अगर मैं इनके टर्म मनी की बात करूं तो 225% उसके लिए भी है। ध्यान से यहां पर समझिएगा, टर्म मनी में भी कितना बाबू, 225% है, और वो है उनके नेट वर्थ फंड का, वो भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का लिया जाएगा। क्लियर है। नेट, अच्छा यहां पर किनकी बात हो रही है, प्राइमरी डीलर्स होते क्या है भैया, प्राइमरी डीलर्स वो एंटिटीज होते हैं जिनको मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचने और खरीदने दोनों का अधिकार होता है। 2 तरीके के प्राइमरी डीलर्स होते हैं, एक होता है बैंक पीडी। बैंक पीडी का मतलब अगर बैंक का कोई डिपार्टमेंट या बैंक ही डिपार्टमेंटली पीडी का काम करे, यानी बैंक का ही डिपार्टमेंट प्राइमरी डीलर का काम करे तो बैंक पीडी कहलाते हैं। भारत में ज्यादातर पीडी बैंक पीडी के रूप में देखे जाते हैं। क्या बैंक प्राइमरी डीलर के रूप में काम कर सकता है, तो बिल्कुल काम कर सकता है। बैंकों की पैरा बैंकिंग एक्टिविटी के रूप में मान्यता प्राप्त है इसे, लेकिन बैंकों को पीडी का काम करने के पहले आरबीआई की पूर्व अनुमति लेना जरूरी है।
दूसरी कैटेगरी के जो पीडी होते हैं उनको कहते हैं स्टैंड अलोन पीडी। स्टैंड अलोन पीडीज वो पीडीज होती हैं जिनमें एनबीएफसी पीडी के रूप में काम करता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अगर पीडी के रूप में काम कर रही हैं तो वो स्टैंड अलोन पीडीज कहलाते हैं। उनके न्यूट्रॉन फंड की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। और ऐसे जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं ये मार्केट में, असल में ये मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसको मूव करने का काम करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी को बेच और खरीद दोनों सकते हैं। तो ये कॉल मनी मार्केट क्या है, ये पहले तो आपको इस डायग्राम से बताया गया भैया, इसको ठीक से समझिएगा। कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेंट्स के रूप में शामिल होते हैं ये आपने देखा, और कितना फंड ले सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं भैया। अगली मुलाकात में हमारी बात इसके अगले हिस्से पर होगा। मैं हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे बातचीत करूंगा। जब तक ये क्लास आपके साथ डिस्कस की जाएगी, इसके सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, उसमें आपका जुड़ा रहना बहुत जरूरी है अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं तो। और अगर आप ठीक से सीरियसली टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे सीआईबी के महापैक्स में आ सकते हैं। 3 वैलिडिटी में आपको महापैक मिल रहा है, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ। देखिए महापैक क्या है, महापैक आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। जैसे आप महापैक को सब्सक्राइब करते हैं आपको जितने रनिंग बैचेस उस समय चल रहा है सबका एक्सेस मिल जाता है। इसके अलावा जैसे आपने 2 ईयर या 1 ईयर का महापैक लिया तो अगले 1 साल तक हम जितने भी पेड बैचेस लॉन्च करेंगे उन सबका एक्सेस आपको इसी सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। अलग से कोई फी आपको नहीं पे करनी है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब वो मिलता चला जाएगा। अगर आप महापैक लेते हैं तो आपको चारों कंपलसरी पेपर तो मिलते ही मिलते हैं, इसके अलावा आपको इलेक्टिव पेपर भी इसमें मिलेंगे। आपको इलेक्टिव पेपर अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन बैच है जो सिर्फ आपका एक ही बैच होता है, आपके नवंबर दिसंबर एग्जाम को टारगेट कर रही है ये बैच। इसका 2.0 यानी नया बैच भी लॉन्च हो चुका है। 6 जुलाई से उसमें क्लासेस आपकी शुरू भी हो चुकी हैं। क्लियर है? चलिए, अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट रुका है भैया, सिंगल सब्जेक्ट, तो आप सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। केवल एक सब्जेक्ट भी आप परचेज कर सकते हैं। चारों कंपलसरी पेपर यहाँ पर हैं। और अगर मैं इलेक्टिव पेपर की बात करूँ तो इलेक्टिव पेपर का 5 सब्जेक्ट का आपको ऑप्शन देता है आईएबीएफ। उनमें से 4 हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें एचआरएम है, सेंट्रल बैंकिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है और रूरल बैंकिंग है। अगर आप महापैक लेते हैं तो आपको ये इलेक्टिव पेपर अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। ये इलेक्टिव पेपर उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। कुछ भी आप और मुझसे पूछना चाहते हैं, मैं आपके सीआईबी में बीआरबीएल और एक इलेक्टिव पेपर आपका एचआरएम है, उसमें मैं आपसे बातचीत करता हूं। आप वो 2 सब्जेक्ट में डील करता हूं। आप उसमें कुछ भी मुझसे बातचीत कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। कुछ भी और आपको चर्चा करनी है तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका ये है कि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसको स्कैन करने में कोई दिक्कत है तो सिंपली आप टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स। आप इस माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको वहां पर डेली बेसिस पर मिलती हैं। बाकी आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं भी जो कुछ भी शेयर करना चाहता हूँ मैं इसी ग्रुप से शेयर करता हूँ। तो आज के लिए फिर इतनी ही बात रखते हैं, ये उसी का क्यूआर कोड है। आज के लिए फिर इतनी ही बात रखते हैं। आपसे जो अगली मुलाकात होगी उसमें हम अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।